गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सौम्या ऑनलाइन है ना? बैठने के पैसे लेगा क्या? यस सर। बैठ जल्दी। हाँ, तो एक बार ओवरव्यू बनाते हैं चैप्टर का। द चैप्टर वाज डिवाइडेड बेसिकली इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। पूरी स्टैटिस्टिक्स को इस चैप्टर के लिहाज से स्टैटिस्टिक्स 3 पार्ट्स में बांटा गया था, राइट? पार्ट नंबर ए क्या था बोलो? कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट? क्या था ये? कलेक्शन ऑफ डेटा। इस पे कौन सी एक्सरसाइज बेस्ड थी? एक्सरसाइज 14.1 पूरी इसी पे बेस्ड थी, कलेक्शन ऑफ डेटा। बी पार्ट क्या था? ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्रेजेंटेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करना है ना? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और ये ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन अगेन 2 तरीके से किया गया। एक तो था टेब्यूलर और एक है ग्राफिकल। तो जो टेब्यूलर था उस पे बेस्ड क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 14.2 में, राइट? और जो ग्राफिकल है उसमें बेस्ड क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 14.3। तो अब अपन 14.3 कल खत्म हो गई। लास्ट पार्ट है हमारा। ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या आता है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ये हमारा लास्ट पार्ट है। और इस पे जो एक्सरसाइज बेस्ड है वो कौन सी है? 14.4। ठीक है जी। तो लास्ट पार्ट की आप हेडिंग डाल लो बड़ी बड़ी, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, पार्ट नंबर 3। दिस इज अवर हेडिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। करो नोट फ्रेश पेज से। एनालिसिस, बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया ना? देखो क्या कहता है ये। आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा, डेटा कलेक्ट हो गया थ्रू, किस तरीके से कलेक्ट हुआ बेटा? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस से कलेक्ट हुआ। प्राइमरी एंड सेकेंड पार्ट आया ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज के साथ साथ प्रेजेंट भी किया हमने। किस तरीके से किया? टेबल्स के थ्रू किया, बार ग्राफ्स के थ्रू किया, हिस्टोग्राम्स के थ्रू किया और पॉलीगन एक्सेट्रा। इन तरीकों से हमने किया। द नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप है आपका एनालिसिस। तो यहां तक नोट डाउन करो, समझते भी जाओ और नोट डाउन भी करो। The next step is to analyze the organized data। जो ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा है हमारे पास, उसको अब क्या करना है? एनालाइज करना है। ठीक है? The next step is to analyze the organized data। एनालाइज द ऑर्गेनाइज्ड डेटा। जो डेटा ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हो चुका है उसको अब एनालाइज करेंगे ना? एनालाइज द ऑर्गेनाइज्ड डेटा थ्रू वेरियस टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एनालाइज करेंगे किससे? स्टैटिस्टिक्स के कई सारे टूल्स हैं हमारे पास, अभी हम सीखेंगे। उससे इसको एनालाइज करेंगे एंड इंटरप्रेट। और उसके बाद इंटरप्रेट करने का मतलब होता है उसमें से रिजल्ट निकालना। इंटरप्रेट द रिजल्ट आउट ऑफ द डेटा। इंटरप्रेट करने का मतलब होता है उसमें से रिजल्ट निकालना, एक कंक्लूजन पे आना। मैं देख के आ रहा हूं। तो यहां तक नोट डाउन हो गया, रिजल्ट आउट ऑफ द डेटा। इसको एक बार केवल लिखना ही नहीं, समझना भी है। क्या कह रहा है ये?
कि स्टैटिस्टिक्स की जो जर्नी थी हमने सबसे पहले किससे चालू करी, डेटा को कलेक्ट करना। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। किस तरीके से किया, दो तरीके सीखे, एक तो था प्राइमरी तरीका और एक था सेकेंड। प्राइमरी तरीका मतलब क्या, खुद जाके करना। सेकेंडरी तरीका मतलब क्या, किसी और से करवाना, किसी और के डेटा को यूज करना। फिर डेटा कलेक्ट हो गया। डेटा कलेक्ट होने के बाद फिर हमने क्या किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, प्रेजेंट किया। किस तरीकों से, टेबल तरीकों से, बार ग्राफ के तरीकों से, हिस्टोग्राम के तरीकों से, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के तरीकों। यहां तक हम आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है अब ऑर्गेनाइज डेटा भी हमारे पास, टेबल भी है। तो अब टेबल का क्या करें, अचार थोड़ा डालेंगे, इस टेबल को एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे, एनालाइज। एनालाइज करने के बाद फिर आखिरी स्टेप होगा इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करने का मतलब है एक डिसीजन पे पहुंचना, एक कंक्लूजन पे पहुंचना। जैसे मैंने आपको शुरुआत में जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। सपोज करो मुझे निवाई में एक किड्स वियर का एक शोरूम खोलना है। हाँ, अब मान लो मैं क्या करूंगा, किड्स वियर का शोरूम चलेगा या नहीं चलेगा, ये सोचने के लिए सबसे पहले मैंने डेटा कलेक्ट किया। डेटा कलेक्ट किया, मैं घर घर जाके पूछ के, आपके घर में कितने बच्चे हैं, बच्चे होंगे तभी तो पहनेंगे कपड़े। हाँ, तो मैं पूछ के आया आपके घर में कितने बच्चे। किसी कॉलोनी में मैं खुद गया, किसी कॉलोनी में मैंने किसी थर्ड पर्सन को, यानी प्राइमरी तरीके से भी किया, सेकेंडरी तरीके से भी किया। फिर डेटा आ गया बहुत सारा, इसके इतने बच्चे, इसके इतने बच्चे, बच्चे ही बच्चे। तो अब उनको क्या किया, एनालाइज, ऑर्गेनाइज किया टेबुलर फॉर्म में और ग्राफिकल फॉर्म में। अब टेबल ग्राफ सब सामने आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, एनालाइज करूंगा उसको। एनालाइज करने के बाद फिर फाइनली मैं इंटरप्रेट करूंगा कि निवाई में शोरूम नहीं खोलना है, क्योंकि निवाई के बच्चे जयपुर से खरीदते हैं। ये भी मैंने इंफॉर्मेशन से निकाला होगा कहीं ना कहीं से। तो ये लास्ट कंक्लूजन है इंटरप्रिटेशन की। आपको एक्चुअली करना क्या है, जो पूरी प्रोसेस का पर्पस क्या था, यही था भाई, आपको फाइनल डिसीजन लेना है। तो फाइनल डिसीजन आप ले पाओगे डेटा को एनालाइज करके। समझ में आई बात। तो थर्ड स्टेप इज एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। अब ये एनालाइज और इंटरप्रिटेशन जो बेटा करते हैं, ये बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स के टूल्स होते हैं हमारे पास, जिसमें से बेसिक जो मेन टूल्स हैं, जहां से स्टार्ट होती है स्टैटिस्टिक्स, वो हैं जिनको बोलते हैं अपन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हेडिंग डालो, मेजर्स ऑफ, अच्छा डाल दी पहले, यहाँ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सुनो, मैंने कहा कि रचित कल क्यों नहीं आया था ट्यूशन। रचित ने कहा कि सर मैं फुटबॉल खेल रहा था, फिर फुटबॉल खेलते खेलते मैं बाजार गया, फिर बाजार में मुझे एक टमाटर दिखा, फिर मैंने सोचा टमाटर का जूस निकाल लेता हूँ। फिर मैंने टमाटर का जूस निकाला, फिर मैंने उससे कुछ और बनाया। ठीक है, फिर मैं घर आ गया। मैंने कहा सेंटर बात बता क्यों नहीं आया। इसने कहा सर मन ही नहीं था। तो एक तो होती है इर्द गिर्द की बातें, एक होती है सेंट्रल की तरफ टेंड करो। टेंड करना मतलब बढ़ना, आप सेंटर की तरफ बढ़ो और मेन बात बताओ। तो एनालाइज कर रहे हैं मैं डेटा, तो डेटा को मैं एनालाइज कर रहा हूं, तो उससे सेंटर बात क्या निकल रही है, सेंटर की तरफ आप टेंड कैसे करोगे, उसके लिए आपके पास तीन औजार हैं। मेशर्स का मतलब क्या होता है, मेशर्स, मेशर्स का मतलब क्या होता है, नहीं वो मेशर नहीं है यहाँ पे। मेशर्स का मतलब होता है उपाय, मेथड्स। मेशर्स मतलब मेथड्स, है ना, तरीके। आपके पास पूरी टेबल, भाई मैंने टेबल भी ऑर्गेनाइज कर दी। अब टेबल ही साहब इतनी बड़ी बनी, अब टेबल इतनी बड़ी बनी तो मैं कैसे उसमें किस चीज को पकड़ूं ताकि मैं डिसीजन ले पाऊं, भाई शोरूम खुलना है नहीं खुलना है, किस चीज को पकड़ूं। तो उस पूरी टेबल का सेंटर पकड़ूंगा मैं। क्या पकड़ूंगा, उससे एक नंबर लेके आऊंगा। उसमें तो 50 तरीके के नंबर ही नंबर लिखे हुए, एक नंबर लेके आऊंगा मैं उसमें से। तो सेंटर की तरफ जाऊंगा, सेंटर की तरफ जाऊंगा। तो ऐसा करने के लिए तीन औजार है मेरे पास, एक है मीन, एक है मीडियन, एक है मोड। इसको कहते हैं बेसिक मेथड्स है ये। स्टैटिस्टिक्स यहाँ से शुरू होती है और फिर आगे चल के उससे और नए टूल्स, और नए टूल्स, बहुत सारे टूल्स हैं, टूल्स ही टूल्स हैं। फिर आगे अगर अपन स्टैटिस्टिक्स में डेप्थ में जाए तो स्टार्ट यहाँ से हो जाती है स्टैटिस्टिक्स। मीन, मीडियन, उनको बोलते हैं ट्रिपल एम ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स के ट्रिपल एम है, मीन, मीडियन, मोड। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि इस क्लास में भी 10, 12, 15 जितने बच्चे बैठे हो, सबकी जेब में कितने कितने पैसे हैं। मान लो किसी के 100 रुपए निकले, किसी के 10 निकले, किसी के 5 निकले, किसी के 20 निकले। फिर मैंने कहा कि एवरेज बताओ सबका। एवरेज समझते हो, एवरेज जैसे अपन कई बार कहते हैं ना कि तेरी गाड़ी कितना एवरेज देती है,
तो एवरेज थोड़ा ना देती है, वो माइलेज देती है। लेकिन हमको बोलना चाहिए कि एवरेज माइलेज कितना देती है, लेकिन हमने शॉर्ट में क्या नाम रख दिया, एवरेज देती है। गाड़ी कैसे एवरेज देगी? गाड़ी तो माइलेज देगी ना। समझ में आई बात? माइलेज का मतलब होता है 1 लीटर में गाड़ी कितने किलोमीटर चली, वो माइलेज होता है। अब सपोज करो हम सिटी के अंदर गाड़ी चलाएं तो 1 लीटर में मुश्किल से 5-10 किलोमीटर चलेगी, क्योंकि बार बार ब्रेक लगेगा, क्लच दबेगा, इंजन पे लोड आएगा। और हम हाईवे पे चलाएं तो 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलेगी। चलेगी नहीं चलेगी? तो मैंने कहा किसी से कि यार तेरी गाड़ी कितना माइलेज देती है, उसने कहा सिटी के अंदर तो दे देती है 8-10 किलोमीटर का 1 लीटर में, और हाईवे पे 15-20 किलोमीटर का दे देती है। मैंने कहा एवरेज बता, एवरेज एवरेज एक बात बोल। तो उसने उधर का जोड़ के सेंटर पकड़ लिया कि तू 12 का पकड़ के चल, 12 का मान के चल। समझ में आई बात? इसको बोलते हैं एवरेज। इसको क्या बोलते हैं? एवरेज। ठीक है ना? क्लियर है? जैसे आपके इंग्लिश में मार्क्स आए 10, 10 में से 10, हिंदी में आ गए 9, मैथ्स में आ गए 7, एसएसटी में आ गए 6, फिर सबका टोटल एवरेज देखोगे? एवरेज देखोगे ना। अभी कोई पूछेगा कितनी परसेंटेज बनी थी, तो थोड़ा पूरी रामायण सुनाने बैठोगे सर इंग्लिश में इतने, मैथ्स में इतने। मैं एक बात बोल, तो पूरी सबका एक एवरेज पकड़ के बताओगे? तो मीन का मतलब होता है एवरेज, और इसको स्टेटिस्टिक्स की भाषा में हम ऐसे डिनोट करते हैं। कैसे? समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? एक्स बार, क्या पढ़ते हैं इसको? एक्स उसके ऊपर बार, एक्स उसके ऊपर बार, और एक्स कैपिटल होना चाहिए, याद रहे। ठीक है? सेकंड तरीका कौन सा? भी तीनों को डिटेल में देखेंगे, पहले एक बार हेडिंग डाल ले तीनों के, है ना। दूसरा तरीका कौन सा है? मीडियन। मीडियन मतलब मिडिल मोस्ट एंट्री। मैंने कहा क्लास में 20 बच्चे हो तो मैथ्स में कितने मार्क्स आए? तो जो स्टार्टिंग में जैसे वंशिका बैठी है, वंशिका ने अपने मार्क्स बताए, फिर शिखी ने बताया, फिर इसने बताया, फिर इसने बताया, ऐसे करते 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 मैं लास्ट तक पहुंचा। मैंने कहा कि यार एक पूरी क्लास के एक एक नंबर होना चाहिए जो डिनोट करे कि हाँ इस क्लास में इनके जो बच्चे हैं इतने मार्क्स लाते हैं। तो मैंने देखा कि यार शुरू से और एंड से नहीं पकड़ के मिडिल में कौन सी बच्ची बैठी है उसके मार्क्स पकड़ लो। मिडिल मोस्ट एंट्री। क्या कहा मैंने? मिडिल मोस्ट एंट्री। जो सीक्वेंस चल रहा है उसमें मिडिल में क्या आया वो ही मैं पूरे सबके मार्क्स मान लेता हूँ। मान लो मिडिल में 8 नंबर आए थे उस लड़की के 10 में से, तो मैं क्या कह दूंगा, यार इस क्लास के जो बच्चे हैं वो 8 में से 10 में से 8 तो ले आते हैं। क्या कहूंगा मैं? 10 में से 8, क्योंकि मैंने एंट्री उसकी पकड़ ली, मैंने स्टार्टिंग नहीं पकड़ी, मैंने एंड नहीं पकड़ी। तो जो इस तरीके से मिडिल में से एंट्री पकड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? मीडियन। क्या कहते हैं? अब मीडियन। अब हाँ 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 हाँ, तो फिर कई बार ऐसा भी तो हो सकता है सबके 2 यार मिडिल वाले के 10 आ जाए, फिर तो सारे मजे ले जाएंगे। मेरी बात सुनो, कई सिचुएशन में ये वाला सुटेबल होता है निकालना, कई सिचुएशन में ये होता है। ये 3 तरीके हैं, 3 औजार हैं भाई। आप एक मिस्त्री मैकेनिक के पास जाओगे, उसके पास पाना भी होगा, उसके पास स्क्रू ड्राइवर भी होगा। हाँ, अब आपको स्क्रू कसना है तो आप पाने से थोड़ा ना कसोगे, लेकिन इसका मतलब थोड़ा कि पाना बेकार है। जहां पाने की जरूरत पड़ेगी वहां पाना ही काम आएगा। तो जहां मीन की जरूरत पड़ेगी, ये टूल्स है मेरे पास 3, जहां इसकी जरूरत पड़ेगी इधर इसको लगाऊंगा, जहां इसकी जरूरत पड़ेगी इसको लगाऊंगा, जहां इसकी जरूरत पड़ेगी वहां इसको लगाऊंगा। समझ में आ रही है ना बात? क्लियर है ना? तीसरा औजार क्या है? अच्छा, इसका मीडियन का मतलब है मिडिल मोस्ट एंट्री, और इसको डिनोट कराते हैं कैपिटल एम से, कैपिटल एम से। ठीक है? लास्ट है मोड। मोड मैक्सिमम रिपीटेड एंट्री और एंट्री विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ऐसी एंट्री जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई, या यूं कहूं ऐसी एंट्री जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। हम कलेक्शन ऑफ डेटा से जब टेबल बनाते थे रो डेटा से, तो हम इधर एंट्रीज लिखते थे, इधर उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते थे। जैसे ये एंट्री 10 बार रिपीट हुई तो उसकी इस एंट्री की फ्रीक्वेंसी 10 हो गई। ये एंट्री 7 बार रिपीट हुई तो उसकी फ्रीक्वेंसी 7 हो गई। मैं कहूं उसमें सबसे ज्यादा बार कौन सी एंट्री रिपीट हो रही है, तो आप कहोगे सर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही एंट्री सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। जैसे अपन ने वो किया था ना, ए बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन, तो उसमें ओ ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा आ रहा था, क्योंकि ओ पॉजिटिव ओ ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा आ रहा था, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो गई। तो मैंने क्या कहा? सबसे ज्यादा बार ये रिपीट हो रही है। वही मोड होता है। वही क्या होता है? मैंने उस टेबल में अगर मैं कहूँ मोड क्या है, तो आप कहोगे ब्लड ग्रुप ओ मोड है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ जो है सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। अब उसी एग्जाम्पल में लेके चलो, वही मार्क्स वाले एग्जाम्पल में 20 बच्चे बैठे हैं अभी भी। इससे पूछे वंशिका से, इसने कहा सर 8 आउट ऑफ 10। शिखी से पूछे, इसने भी कहा 9 आउट ऑफ 10। इसने कहा सर 7 आउट ऑफ 10, 6 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, 9.5,
8 9 8 9 7 ऐसे चलता रहा। मैंने देखा कि यार ये 8 बहुत बार आया है, ये 8 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो यही मेरा पूरी क्लास का मार्क्स मान लो। कोई भी पूछेगा थर्ड पर्सन कि इस क्लास के बच्चों कितने मार्क्स है एवरेज बताओ, मैं क्या कहूंगा, सर 8 नंबर लगभग आए थे सबके, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों के 8 है। तो जो एंट्री सबसे ज्यादा बार रिपीट हो उसको क्या कहते हैं, मोड। क्या कहते हैं, डिनोट कैसे कराते हैं, कैपिटल से। तीनों तरीके समझ आए, तीनों तरीके समझ आए। मीन मतलब एवरेज। अच्छा एवरेज निकालते कैसे हैं ये पता है, कैसे, सबको जोड़ दो, सब में बांट दो। जैसे पहला एग्जांपल लिया कि सबकी जेब में कितने कितने पैसे, सब पहले इकट्ठे करके यहाँ लाओ और फिर सबको बराबर बराबर बांट दो, तो ये एवरेज है। तो कभी उसके पास कम भी होंगे, मैं रोज करूंगा ना काम, ठीक है, समझ में आई बात। एवरेज मतलब सबसे लेकर एक जगह रख देना और फिर सबको इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना, समझ में आई बात, ये होता है एवरेज। ये क्या होता है, एवरेज। मीडियन क्या होता है, जो सबसे मिडिल में बैठा है उसको पकड़ो, बाकी अगल बगल के साइड में गए। लेकिन लेकिन एक चीज सुनो, जब अपन मीडियन निकालते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच में, तो अपन डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तभी मीडियन निकल सकता है। ये चीज याद रखना, मिडिल मोस्ट ऐसे ही मत निकाल देना, ठीक है ना। पहले मैं क्या करूंगा, सब असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हो जाओ, अब मिडिल निकालो, ठीक है ना, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़े हो जाओ, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में खड़े रहो या डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़े रहो, मिडिल तो वही निकलेगा। ऐसा तो नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालेंगे तो मिडिल कुछ और निकलेगा, मिडिल वही निकलेगा। और मोड का मतलब क्या है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो वो है मेरा मोड। तीनों चीजें समझ में आई सभी को, बोलो गर्वित, समझ में आया आपको तीनों चीजें। टाइम कितना हुआ, अभी तो 5 मिनट है। चलो हेडिंग डालो मीन जल्दी से। पहली चीज मीन, एवरेज नहीं होता, मीन और मोड तो, मीडियन और मोड तो हो सकता है। देखो किसी चीज का एवरेज होता है, जिसका एवरेज नहीं निकल सकता, मीन नहीं निकल सकता, उसका मीडियन निकालो, मोड निकालो। तरीके और भी होने चाहिए ना, इसलिए तो इनका आविष्कार हुआ फिर मीडियन और मोड का, ठीक है ना। क्या एक्सएन, हाँ कल सुबह 10th क्लास आ रही है। x1 x2 x3 डॉट 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 xn be the observations, be the observations of the data collected and organized। जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया और बाद में उसको ऑर्गेनाइज किया, वहां से जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आए, ऑब्जर्वेशंस मतलब क्या, वही एंट्रीज, एंट्रीज को ऑब्जर्वेशंस कह रहा हूं मैं, है ना। तो जो ऑब्जर्वेशंस आए उनका नाम रख दिया x1 x2 x3 x4 अप टू कहां तक, xn। xn मतलब n कोई भी नेचुरल नंबर, मतलब x 10 तक भी हो सकता है, 10 एंट्रीज भी हो सकती है ना, 20 एंट्रीज भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, नहीं समझे। देखो पहली एंट्री को x1 कहोगे, दूसरी एंट्री को x2 कहोगे, तीसरी एंट्री को x3 कहोगे, मैं कहा आखिरी एंट्री को क्या कहोगे, तो आखिरी एंट्री पता ही नहीं है ना कितनी एंट्रीज हैं, जितनी भी एंट्रीज होंगी नेचुरल नंबर फॉर्म में होंगी। मान लो 10 एंट्रीज हैं तो x10 आखिरी हो गई, अगर 20 एंट्रीज है तो x20 आखिरी हो गई, तो मैंने xn लिख दिया। n मींस एनी नेचुरल नंबर। बी द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डेटा कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। तो अगर ये सब ऑब्जर्वेशंस हैं तो मीन निकालने का फॉर्मूला है, मीन मतलब क्या बताया, एवरेज। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या बताया, सबसे ले लो, सब में बांट दो। तो सबसे पहले तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको जोड़ दो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, और फिर सभी में बांट दो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये एक फॉर्मूला है इसका। अब अगर हमारे पास रो डेटा है, क्या है, तब तो ये फॉर्मूला काम करेगा। जैसे मान लो 10 बच्चे हैं, 10 के मार्क्स आ गए, किसी के 10, किसी के 6, किसी के 5, किसी के 4, तो रो डेटा है ना ये। तो रो डेटा में ये फॉर्मूला काम करेगा कि सबको जोड़ लो और 10 में डिवाइड कर दो, 10 बच्चे इसलिए, है ना। अब अगर डेटा हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब टेब्यूलर फॉर्म में,
मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में है, तब कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? तो तब फॉर्मूला है हमारे पास सेकंड फॉर्मूला, ये वही है मीन, ये वही है मीन। इसको क्या पढ़ोगे? इसको, इसका मतलब तो होता है सम करना, जोड़ना, और इसको जो नोटेशन है उसको, इसका नोटेशन है सिग्मा, सिग्मा या समेशन, सिग्मा ऑब्लिक समेशन भी बोलते हैं, समेशन। आपकी कंप्यूटर में एक्सेल शीट में भी ये साइन आता है, सिग्मा समेशन, अगर कोई यूज करता है तो। नोट करो पहले फॉर्मूला, फिर बताते हैं इसका मतलब। लिख लिया? अभी बताते हैं। आई इक्वल टू 1, सिग्मा के नीचे है आई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एन। अब सुनो, ये फॉर्मूला नंबर 2 नहीं है, 1 ही है, इसी फॉर्मूले का दूसरा रूप है ये, फॉर्मूला नंबर 2 तो नीचे। अब सुनो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को पूरा लंबा ना लिखना पड़े इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? कैपिटल एन। क्या कहते हैं? कोई पूछे कैपिटल एन क्या? जितने भी लोग वहां पे मौजूद है, कितनी एंट्रीज मौजूद हैं, वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को मैथमेटिकली इन्होंने क्या कह दिया? सिग्मा एक्स आई। क्या कह दिया? वेयर आई टेंड्स फ्रॉम, मतलब आई की वैल्यू है 1 से लेके n तक, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब इस चीज का मतलब समझो। सपोज करो मैंने कहा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 जोड़ो। तो इस पूरी चीज को, इतनी लंबी छोटी चीज को आप सिंगल में पता है कैसे लिख सकते हो? सिग्मा, सिग्मा मतलब जोड़ना। किसको जोड़ना है? x1 x2 x3 x4 x5 को जोड़ना है। आप ये देखो इसमें बदल क्या रहा है, 1 2 3 4 5, नीचे का बस नंबर बदल रहा है। तो जो चीज बदल रही है उसको रख, उसका नाम रख दो आई। जो चीज बदल रही है उसका नाम क्या रख दो? और आई की वैल्यू कहां से लेके कहां तक है? 1 से लेकर, तो नीचे तो लिखो i इज इक्वल्स टू 1, ऊपर लिखो 5। इसका मतलब है कि x1 x2 x3 x4 x5, लास्ट 5 तक जाना है और उन सबको जोड़ना है। इसका मतलब ये छोटी सी चीज का मतलब ये है कि ये जोड़ना है आपको। अब आप कहोगे सर वैसे ही लिख देंगे ना, x1 x2 x3, ये क्या अजीब सा लिख दिया आपने। सपोज करो 500 हो, 5 थे तो लिख दिया, और x 500 तक जोड़ना हो, लिखने बैठोगे x 6 x 7 x 8 x 9 x 500 तक लिखने बैठोगे? आप शॉर्ट में कैसे लिखोगे? 500 एंट्रीज को जोड़ना है तो बोलो समेशन एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 50। 500 मतलब 500, आई वेरीज फ्रॉम 1 to, तो इतनी सी बात का मतलब हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू x 500 तक। ठीक है, समझ में आया? तो एक तरीके से इस चीज का मतलब है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। अगर उसमें लैंग्वेज में लिखें तो क्या लिखूंगा इसका मतलब? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है ना? और अगर मैथमेटिकली लिखें तो ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? तो फिर आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसमें नहीं लिख सकते। इसमें तो 1 से लेके क्या, तो उसके दूसरे तरीके हैं। देखो हम ऐसे लिख सकते हैं उसको, समेशन, मान लो 1 से लेके 1000 तक हुआ और आप क्या कह रहे हो कौन कौन सा एक एक छोड़ के, तो आप ऐसे लिख सकते हो समेशन एक्स आई x2i वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to 50। अब x2i लिख दिया तो सबसे पहले 1 लोगे, तो 2i का मतलब 2 into 1, तो कौन सा जुड़ा? x2 जुड़ा, प्लस फिर i की वैल्यू 2 लोगे तो 2 2 जा, कौन सा जुड़ा? x4 जुड़ा, फिर i की वैल्यू 3 लोगे तो 2 into 3 6, कौन सा जुड़ा? x6 जुड़ा। अप टू करते 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 i की आखिरी वैल्यू क्या लोगे? 50 या 500 जो भी है। तो फिर आप ऐसे लिखोगे समेशन एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 1000 माइनस समेशन एक्स 2i वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to 500।
तो ये तो इवन का सम हो गया, ये टोटल का सम हो गया, टोटल में से इवन जाएगा तो ऑड बचेगा। नहीं समझे? मुझे एक चीज बताओ, अरे मुझे एक चीज बताओ, चलो छोटे वैल्यू में लेते हैं, x1 प्लस x2, 10 ले रहा हूं मैं, 10 वंस देखना, 3 4 5 6 7 8 8 9 10। सपोज करो 1 से लेके 10 तक जोड़ना है, क्या लिखोगे इसको? समेशन एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 10, ऐसे ही लिखोगे। अब मेरे को केवल 2 4 6 8 और 10 जोड़ना है, कैसे लिखोगे इस चीज को? समेशन एक्स टू आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 5 लिखना पड़ेगा। 1 to 5 ही 5 ही तो एंट्री आएगी। आई की वैल्यू एक बार 1 लोगे तो 2 1 जा 2, x2 काउंट हो जाएगा। आई की वैल्यू 2 लोगे तो 2 2 जा 4, x4 काउंट हो जाएगा, x6। अब अगर इसमें से ये माइनस कर दे तो बची हुई एंट्रीज हैं या नहीं है, इनका सम है या नहीं है। तो टोटल में से इवन माइनस करते ही ऑड एंट्रीज का सम आ जाता है। इवन का ही निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट ऑड का नहीं निकल सकता। इवन का डायरेक्ट निकल सकता है, ऑड का निकालने के लिए टोटल में से इवन का माइनस करना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। फिर यहाँ से तो अब ये स्टोरी शुरू हुई है। समझ में आया? सिग्मा समेशन का मतलब, इसको बोलते हैं ऑपरेटर, इसको बोलते हैं ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर मतलब ये घुस के कुछ ऑपरेट कर रहा है, कुछ काम कर रहा है अंदर जाके। क्या काम कर रहा है? इस तरह की एंट्रीज को जोड़ रहा है, जहां पे आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक 50 तक जितने तक भी उसको रखनी है। समझ में आया अच्छे से? ठीक है, तो आप लिखोगे तो वो क्या, आप लिखोगे तो ये, लेकिन इसका मतलब यही होगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। देसी भाषा में मतलब ये है कि सबको जोड़ना है। क्या मतलब है? सबको जोड़ना है। ठीक है ना? ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, वो इजी लैंग्वेज है। बोलो। बता रहा हूं ना, ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग चीजों को जोड़ने के बहुत सारे अलग अलग तरीके। ठीक है ना? जैसे अभी अपन ने दिमाग लगाया 2i, अब 3 3 का गैप लेना है, 3i लो, तो 3 6 9 वाले जुड़ेंगे। ठीक है, अब आपको सर 2 5 ऐसे जोड़ना है, तो उसका फिर उस तरीके से तरीका निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? इतना डेप्थ में हमारे कोर्स में ही नहीं है अभी, और ना 10th में, 11th में आएगा, जब बताऊंगा मैं आपको। सीरीज का चैप्टर आएगा पूरा, कैसे सीरीज बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है? ऑपरेटर का मतलब समझ में आया? इसको बोलते हैं सिग्मा ऑपरेटर। सिग्मा ऑपरेटर का काम सम करना। किसका सम करना? आगे जो एंट्री रखी हुई है इस तरह की एंट्री का सम करना। और ये एंट्री जो है 1 से लेकर शुरू होती है, शुरू हमेशा 1 से होगी, और खत्म कहां पे होगी? जो नंबर ऊपर रखा हुआ है। ऊपर 10 रखा हुआ है तो 10 पे खत्म होगी, ऊपर 20 रखा हुआ है तो 20 पे। ऊपर n रख दिया, n रख दिया क्योंकि मैंने वहां पे एंट्रीज भी xn तक मानी थी। अभी जो मैंने स्टार्ट किया था इस मीन का टॉपिक, तो मैंने क्या लिखा था? x1 x2 अप टू xn, इसीलिए मैंने ऊपर क्या रख दिया? n रख दिया, स्मॉल है। ठीक है जी, तो ये तो है रो डेटा के लिए फॉर्मूला। ये फॉर्मूला दोनों सेम है, फिर से कह रहा हूं, वो मैथमेटिकल तरीके से लिखा है, वो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है। ठीक है ना? अब फॉर्मूला नंबर 2 क्या कहता है कि अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, तो ये फॉर्मूला नंबर 2 और लिख दो, और फिर मीडियन मोड कल करेंगे। लेट x1 x2 x3 up to xn be the observations of the data collected and organized। वही सेम लाइन है पहले वाली। and organized in a frequency distribution table हो गया यहां तक? पहले एक बार लिख लो, फिर मीनिंग समझाते हैं। इसके बाद तो अभी बताएंगे ना, यहां तक तो हो गया। क्या लिखा हमने कि पिछले केस में रो डेटा था x1 x2 x3 अप टू xn, बस। इस केस में क्या है? रो डेटा बहुत ज्यादा है। रो डेटा क्या है? बहुत ज्यादा है, मतलब n की वैल्यू 1000 2000 तक है।
1000 2000 एंट्री हैं। तो हमने क्या करा, उन सब की फ्रीक्वेंसी निकाल ली, जैसे x1 की फ्रीक्वेंसी f1, x2 की फ्रीक्वेंसी f2, x3 की फ्रीक्वेंसी f3, और ऐसे करते 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 लास्ट जो xn है उसकी फ्रीक्वेंसी fn। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या भाई, वो एंट्री कितनी बार रिपीट हो रही है, 10 बार रिपीट हुई है। जैसे मान लो x1 की वैल्यू है 5 और ये 5 5 5 5 5 10 बार रिपीट हुआ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 10 भाई, 5 10 बार रिपीट हुआ। समझ में आ गई बात। तो अगर हमारे पास इस तरह का डेटा है जिसमें एंट्रीज भी हो और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसीज भी हो, तो हम मीन कैसे निकालेंगे। अब आप खुद सोचो, खुद सोचना खुद। मैंने कहा 2 2 2 3 3, इसका मीन बताओ। सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय 5 करोगे क्योंकि 5 एंट्रीज हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो 2 और 2 4 और 2 6 और 3 9 और 3 12, और डिवाइड किससे करोगे, टोटल 5 है, टोटल 5 है तो डिवाइड करके एवरेज कैसे निकाल, ये एवरेज निकाल रहे हैं अपन 2.4। ठीक है, ऐसे निकालोगे। अब अगर यही डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में गिवन है, 2 और 3 दो तरह की एंट्रीज हैं, 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 3, 3 कितनी बार आ रहा है, तो 3 की फ्रीक्वेंसी, भाई ये तो हो गई मेरे पास एंट्री और ये हो गई मेरे पास उसकी फ्रीक्वेंसी। अब आप इस डेटा में से मीन कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, 2 + 2 किया था तो इनडायरेक्टली 2 गुणा 3 ही तो किया था, 3 + 3 किया था 2 बार तो इनडायरेक्टली 3 गुणा 2 ही तो किया था, यानी कि एंट्री को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया है। मैं कहूं 4 को 5 बार जोड़ो, दैट मीन्स 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो। मैं कहूं 10 को 10 बार जोड़ो, 10 10 10 10 10, दैट मीन्स 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो। तो मैं कह रहा हूं 2 को 3 बार जोड़ो, 1 2 3, दैट मीन्स मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं 3 को 2 बार जोड़ो, दैट मीन्स मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना। तो हम क्या करेंगे, आप देखो फॉर्मूला आप खुद बना रहे हो, क्या करना है, पर्टिकुलर एंट्री को उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी से करना, किसी दूसरे की नहीं। इसको भी पर्टिकुलर एंट्री को खुद की फ्रीक्वेंसी से करो। जैसे इसको इससे गुणा किया 6 आया, इसको इससे गुणा किया, जो आंसर आया उन दोनों को जोड़ो 12, और डिवाइड किससे करो, 3 और 2 5 से, यानी फ्रीक्वेंसीज के सम से। किससे गुणा करो, किससे डिवाइड करो, फ्रीक्वेंसीज के सम से डिवाइड कर दो। तो 12 डिवाइडेड बाय 5 अगेन वही 2.4 आ जाएगा। भाई 5 ही थे तो लिख दिए। मैं क्या कह रहा हूं, एंट्रीज हो गए 1000 2000, ये तो एग्जांपल में मैंने 5 ही ली, एंट्रीज हो गए 1000 2000, तो 1000 2000 एंट्रीज थोड़ा लिखोगे। सिग्मा वाला भी अगर कर दोगे, सिग्मा तो बेटा वही फॉर्मूला है ना, क्यों कंफ्यूज रहते हो। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है ना, ये अभी स्टेटमेंट फॉर्म में, किस फॉर्म में है, इसी फॉर्मूले का मैथमेटिकल तरीका है लिखना xi वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाय n। तो ये फॉर्मूला अलग नहीं है, ये गणित की भाषा में लिखा है, वो अंग्रेजी भाषा में लिखा है, दोनों रो डेटा के लिए, दोनों किसके लिए, और जब हमारे पास एंट्री सीमित हो, 10 हो 20 हो, जिसको अपन अलग अलग लिख के दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस ऐसे करके जोड़ सके। अब एंट्रीज हो गई 1000 2000, तो ऐसा थोड़ा नीचे वाला फॉर्मूला काम आएगा, नीचे वाला तो उसी का रूप है, उसी की मैथमेटिकल लैंग्वेज है भाई, बड़ा ना लिखना पड़े मुझे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में शॉर्ट में ये लिख दिया। समझ में आई बात। अब जब एंट्रीज बढ़ जाएं तो फिर फॉर्मूला क्या लगेगा, अभी अभी जो आपने किया, क्या किया आपने, हर एक एंट्री को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, हर एक एंट्री को क्या किया, सपोज करो, देखो सपोज करो ये है xi, कुछ एंट्रीज हैं, ये है fi, ये भी कुछ एंट्रीज हैं, है ना। आपने क्या किया, इसको इससे गुणा किया, तो तीसरा कॉलम क्या बनेगा, xi गुणा fi, xi fi जिसको शॉर्ट में कहते हैं xi fi कह दो या xi गुणा fi कह दो। फिर आपने समेशन किसका किया, किसका समेशन किया, इस वाले कॉलम का समेशन किया, इस वाले कॉलम का समेशन किया, तो आप क्या कहोगे, समेशन xi fi, ये जो नंबर होगा इस सबका टोटल होगा ना, ठीक है। और फिर किसका सम किया आपने, इस fi का भी सम किया, और फिर आपने इसको इससे डिवाइड कर दिया। फॉर्मूला खुद तैयार है, समेशन xi fi डिवाइडेड बाय समेशन fi। आपको कॉलम याद होना चाहिए, कौन से कॉलम का सम किया, fi गुणा xi वाले कॉलम का सम किया और फ्रीक्वेंसीज के कॉलम का सम किया।
FI गुणा XI के कॉलम का सम को मैं मैथमेटिकली क्या कहूंगा, समेशन XI FI, यही कहूंगा। और FI के कॉलम के सम को क्या कहूंगा, समेशन FI। और फिर इसको इससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यही फॉर्मूला है, कोई अलग फॉर्मूला थोड़ी ना है, चेक करो। देन मीन इज इक्वल्स टू समेशन FI XI डिवाइडेड बाय समेशन है। और दोनों में लिख देना कि वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to n, इधर भी I वेरीज फ्रॉम 1 to n। दोनों में I की वैल्यू 1 से लेकर n तक वेरी करती है। समेशन FI XI का मतलब बोलो जल्दी से, समेशन FI XI का, ये समेशन FI XI का, समेशन FI XI का मतलब बोलो, FI XI कॉलम का सम, सीधी सीधी भाषा। समेशन FI XI मतलब जो तीसरा कॉलम बना ना FI गुणा XI, उस कॉलम का टोटल। और समेशन FI का मतलब FI वाले कॉलम का टोटल, FI वाले कॉलम का टोटल। ठीक है, समेशन जिसके आगे लग जाए दैट मीन्स उस कॉलम का टोटल चाहिए आपको। एक चीज और सुनो, ये I की वैल्यू 1 से लेके n तक रेंज कर रही है। अपन जो लिखते हैं ना प्रैक्टिकली, अपन ये सब ना भी लिखें तो चल जाता है, यानी कि मैं सिंपली इसको समेशन FI XI लिख दूंगा तो भी चल जाएगा, डिवाइडेड बाय समेशन FI, तो भी मार्क्स मिलेंगे। अपने को ये कंपलसरी रूप से लिखना जरूरी नहीं होता कि I की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, कि 10 तक है, कि 20 तक है, कि 30 तक है। ये कंपलसरी रूप से नहीं लिखना होता, लिखो तो भी ठीक, ना लिखो तो भी ठीक। आप केवल समेशन का साइन बनाओ और FI XI या जिस भी कॉलम का टोटल करना है उसको आगे लिख दो और समेशन लगा दो। ठीक है, सपोज करो मेरे पास है 5 कॉलम, एक कॉलम का नाम रख दो A B C D E। मैं कहूं मुझे D कॉलम का सम चाहिए, क्या बोलोगे D कॉलम के सम को, क्या बोलोगे D कॉलम के सम को, समेशन D, समेशन D। ठीक है, मैं कहूं मुझे B कॉलम का सम चाहिए, क्या बोलोगे, समेशन B। तो समेशन का मतलब उस कॉलम का टोटल, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर है अभी। चलो, तो ये तो था मीन। अब मीडियन और मोड दो हैं, दो और बच गए, इनको सीखेंगे और इनके फॉर्मूला सीखेंगे, और कल ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, और क्या पता खत्म भी कर दें, क्योंकि छोटी सी एक्सरसाइज है। कल 5:30 बजे आना है बेटा गर्वित, कल लेट नहीं, 6:30 नहीं है, कल आपकी स्कूल का ऑफिस 5:30 बजे आना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।